नमस्कार। आज हमारे पास कई दिलचस्प आर्टिकल्स और नोट्स हैं। इनमें दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री में जो बदलाव आ रहे हैं, उससे लेकर छत्तीसगढ़ के जंगल, फिर वो एआई की दुनिया और भी काफ़ी कुछ है। हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें से जो ज़रूरी बातें हैं, जो काम की जानकारी है, वो निकालें। कुछ सोचने वाले नुक्ते भी। तो पहली बात शिपिंग की करते हैं। पता चला है कि दुनिया का जो कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, उसमें करीब 3% हिस्सा इन जहाज़ों का है। हाँ, 3%। सुनने में शायद कम लगे, पर अगर इसे एक देश माने तो ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा उत्सर्जक होगा। बहुत ज्यादा ही है। बाप रे, छठा सबसे बड़ा। और अब लक्ष्य है 2050 तक इसे नेट जीरो करना। ये तो बहुत बड़ा टारगेट लगता है ना? हाँ, लक्ष्य बहुत बड़ा है और इसके लिए पूरे इंडस्ट्री को बदलना होगा। अब जोर है ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन अमोनिया जैसे साफ ईंधनों पर। अच्छा, ये ग्रीन मेथनॉल क्या है? देखिए, ग्रीन मेथनॉल जो है वो मौजूदा जहाज़ों में थोड़े बदलाव करके इस्तेमाल हो सकता है। ये एक फ़ायदा है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसकी कीमत पारंपरिक ईंधन जो VLSF होता है, वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल, हाँ हाँ। जो करीब $660 प्रति टन है, उसके मुकाबले ग्रीन मेथनॉल की कीमत आप समझिए करीब $1950 प्रति टन। बहुत ज़्यादा। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा फर्क है, लगभग 3.5 गुना। और दूसरा आपने कहा ग्रीन अमोनिया, उसका क्या सीन है? ग्रीन अमोनिया, हाँ, वो कार्बन तो नहीं छोड़ता, बिल्कुल जीरो कार्बन, लेकिन उसे संभालना, उसको स्टोर करना, ये अपने आप में एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। वो जहरीला भी होता है। अच्छा। तो सिर्फ ईंधन बदल देना ही काफी नहीं है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो इसमें भारत के लिए क्या मौका है? क्या हम इस बदलाव का कुछ फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा मौका है। भारत का जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, वो इसी मौके को एक तरह से भुनाने की कोशिश है। अच्छा। कि भारत इन नए साफ ईंधनों का एक बड़ा सप्लायर बन सके, एक ग्लोबल हब। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO में एक ब्रिजिंग मैकेनिज्म का सुझाव भी दिया है। ब्रिजिंग मैकेनिज्म, ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो जो प्रदूषण फैलाए उस पर जुर्माना लगे और जो साफ ईंधन अपनाए उसे कुछ इंसेंटिव मिले, इनाम मिले। ओके, ये तो अच्छा आइडिया लगता है। हाँ, और इसके साथ ही अपने बंदरगाहों को ग्रीन पोर्ट्स बनाने पर भी निवेश हो रहा है। जैसे तूतीकोरिन है, कांडला है, और एक समुद्री विकास कोष भी बनाया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 26 के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो कोशिशें हो रही हैं। तो ये तो हुई वैश्विक स्तर की बात। अब थोड़ा देश के अंदर आते हैं। छत्तीसगढ़ में जंगल के अधिकारों को लेकर एक अलग ही खींचतान चल रही थी। खबर है कि वन विभाग ने एक निर्देश वापस लिया है। ये सामुदायिक वन संसाधन अधिकार CFRR, ये क्या चीज है असल में? हाँ, CFRR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। ये वन अधिकार कानून FRA 2006 उसके तहत मिले अधिकार हैं। अच्छा। ये अधिकार आदिवासी और जो दूसरे पारंपरिक वन निवासी समुदाय हैं, उन्हें उनके पारंपरिक जंगलों को संभालने, उनकी रक्षा करने का हक देते हैं। असली ताकत इसमें ग्राम सभा के पास होती है। तो फिर पेच कहाँ फंसा? पेच तब फंसा जब वन विभाग ने एक निर्देश जारी करके एक तरह से खुद को नोडल एजेंसी बना दिया और ये कोशिश की कि वो ग्राम सभा के अधिकारों को ओवरराइड कर सकें। अरे। उन्होंने दलील दी कि वो राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता NWPC 2023 के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये NWPC का मकसद है कि जो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान्स बनते हैं उनको एक जैसा बनाया जाए, स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए। लेकिन इसका विरोध हुआ होगा फिर? बिल्कुल जबरदस्त विरोध हुआ जमीनी स्तर पर। लोगों ने कहा कि ये तो FRA की जो मूल भावना है उसके ही खिलाफ है और ये वन विभाग का वापस उसी पुराने ढर्रे पर लौटने जैसा है जहां लकड़ी कटाई पर ज्यादा ध्यान था और जो स्थानीय समुदायों का ज्ञान है, उनकी समझ है, उसे नजरअंदाज किया जाता था। तो आखिरकार उस विरोध के चलते वो निर्देश वापस लेना पड़ा। ये दिखाता है कि जमीनी अधिकार और ऊपर से जो योजनाएं थोपी जाती हैं, उनमें टकराव अभी भी एक मुद्दा है। सही बात है। चलिए, जंगलों से निकलकर अब आते हैं तकनीक की दुनिया में। जेनरेटिव AI और कॉपीराइट, यहाँ क्या उलझन चल रही है? यहाँ सबसे बड़ा सवाल, जो मूल मुद्दा है, वो ये है कि AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए भारी मात्रा में डेटा इस्तेमाल होता है। तस्वीरें, लेख, संगीत, कोड, बहुत कुछ। हाँ, बिल्कुल। और इसमें से ज्यादातर जो सामग्री है वो कॉपीराइट वाली होती है। अब भारत का जो कॉपीराइट कानून है 1957 का, वो कहता है कि कॉपीराइट इंसानी लेखक या कलाकार को मिलता है, किसी मशीन को नहीं। अच्छा, तो AI को नहीं मिल सकता?
फिलहाल के कानून के हिसाब से तो नहीं। अगर कोई चीज़ पूरी तरह एआई ने बनाई है, जिसमें इंसान का कोई खास क्रिएटिव इनपुट नहीं है, तो उसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो फिर ये जो फेयर यूज या फेयर डीलिंग वाली बात होती है, क्या वो यहाँ काम आ सकती है, जैसे हम पढ़ाई या रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉपीराइटेड मटेरियल? हाँ, ये एक अहम सवाल है। भारत में कानून की धारा 52 फेयर डीलिंग की इजाज़त देती है कुछ खास मकसदों के लिए, जैसे रिसर्च, निजी अध्ययन, आलोचना, रिव्यू या न्यूज़ रिपोर्टिंग। दिल्ली हाई कोर्ट का एक मशहूर केस भी है 2016 का, दिल्ली यूनिवर्सिटी फोटोकॉपी केस। उसमें कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा के मकसद से कोर्स पैक के लिए फोटोकॉपी करना फेयर डीलिंग माना जाएगा। अच्छा, लेकिन क्या एआई को सिखाने के लिए अरबों चीजें इस्तेमाल करना फेयर डीलिंग के दायरे में आएगा? यह भी बिल्कुल साफ नहीं है। इस पर अभी बहस चल रही है और अदालतों को इस पर फैसला लेना होगा। मतलब स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। जी, दुनिया में क्या हो रहा है इस पर? दुनिया में भी अलग अलग राय है। जैसे यूके में कंप्यूटर से बनी चीजों के लिए कुछ नियम पहले से हैं। चीन में हाल ही में एक दिलचस्प फैसला आया जहां कोर्ट ने माना कि अगर इंसान ने एआई की अच्छी खासी मदद से कुछ बनाया तो उसे कॉपीराइट मिल सकता है। तो मतलब ये मामला अभी सुलझने में वक्त लगेगा। समझ गई। चलिए, अब आखिर में फटाफट कुछ और सुर्खियां देख लेते हैं जो इन स्रोतों में थीं। एक तो ये कि राष्ट्रपति जी ने 4 नए सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। हाँ, इनमें हर्षवर्धन श्रृंगला, जो पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, वकील उज्ज्वल निकम, इतिहासकार मीनाक्षी जैन और केरल से सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। और याद दिला दें कि राज्यसभा के जो बाकी सदस्य होते हैं वो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एसटीवी से। बिल्कुल। और एक और खबर है आईसीआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। उसने अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया। अच्छा, आईसीआर का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश में। हाँ, हरित क्रांति में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आंकड़े देखें तो 1950-51 से 2021-22 तक अनाज का उत्पादन 6 गुना से ज्यादा बढ़ा है और दूध का उत्पादन तो 13 गुना बढ़ गया है। ये जबरदस्त उपलब्धि है वाकई। और एक छोटी सी पर दिलचस्प खबर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से है। हाँ, वहाँ जानवरों के सुरक्षित सड़क पार करने के लिए देश का पहला बड़े पैमाने का एनिमल ओवरपास बनाया जा रहा है। ये वन्यजीव संरक्षण के लिए अच्छा कदम है। बहुत जरूरी है ये। और 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी याद किया गया, स्वतंत्रता सेनानी के कामराज और मणिपुर के कलाकार और संस्कृति कर्मी हेमम नीलमणि सिंह। जी, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और आखिर में दूरसंचार विभाग ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, संचार मित्र योजना। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर ये उभरती है कि भारत कई अलग अलग मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो दुनिया भर में शिपिंग को पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाना हो, या देश के अंदर समुदायों के अधिकारों की बात हो, या फिर एआई जैसी नई तकनीक के कानूनी और नैतिक सवालों से निपटना हो, और साथ ही अपनी खेती को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, हर जगह एक संतुलन साधने की कोशिश दिख रही है। सही कहा। तकनीक, नियम कानून, परंपरा, वैश्विक जरूरतें, इन सब के बीच एक जटिल संतुलन बनाने का प्रयास है। इसमें चुनौतियां भी हैं और नए मौके भी लगातार बन रहे हैं। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए। जैसे जैसे भारत इन अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ रहा है, तो ये जो विकास है और जो हमारी परंपराएं हैं, या कहिए कि जो आधुनिक ज़रूरतें हैं और जो स्थानीय समुदायों के हक हैं, इनके बीच सही तालमेल कैसे बनाया जा सकता है? कैसे सुनिश्चित करें कि प्रगति की दौड़ में कोई पीछे न छूटे? इस पर सोचते रहिए।